हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग यहाँ एमसीक्यू देखने वाले हैं। इस पार्ट में मैं टोटल 20 एमसीक्यू डिस्कस करूँगा और अगला पार्ट में टोटल 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम लोग 40 एग्जाम लेवल के वो क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल एनडीए का क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफरेंट पीसीएस एग्जाम के क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैं। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक में आपसे साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल उनमें से 4 ऐसे क्वेश्चन थे। आप अगर ये छोड़ दो, ये भूल जाओ कि बायोलॉजी से थे, फिजिक्स से थे, केमिस्ट्री से थे, इनको अगर आप छोड़ दो तो ऐसे अगर एनालाइज करो तो 4 ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं जो एवरीडे साइंस से रिलेट करते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, अगला पार्ट भी ज़रूर देखना, क्योंकि 40 क्वेश्चन में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एवरीडे साइंस से क्वेश्चन करवा दूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप। जो घर होते हैं, घरों की छत के साथ, छत के नीचे जो होता है वो वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। पुराने अगर घर देखोगे तो पुराने घर में जो खिड़कियाँ होती थी, छोटी छोटी खिड़कियाँ, वो दीवार, छत और दीवार के बीच में बनाई जाती थी ऊपर की ओर। तो वो जो वेंटिलेटर्स बनाए जाते थे वो घर के टॉप पे क्यों बनाए जाते थे, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 है टू ब्रिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। स्टेटमेंट 2 बी है यहाँ पे सो दैट सनलाइट में एंटर द रूम। स्टेटमेंट सी है टू मेंटेन कन्वेंशनल करंट टू कीप द एयर फ्रेश इन द रूम। स्टेटमेंट डी है टू प्रोवाइड एन आउटलुक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा मेरे क्वेश्चन खत्म होने के साथ और तुरंत उसके बाद वीडियो को आपको रिज्यूम करना है। मैं यहाँ पे टाइमर वगैरह नहीं लगा रहा, मैं चाहता कि ज़्यादा टाइम लो, आप ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए, तो आपको वीडियो को पॉज करके फिर वीडियो को आपको रिज्यूम करना है और खुद से अटैम्प्ट करना है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सी, टू मेंटेन कन्वेंशनल करंट टू कीप द एयर फ्रेश इन द रूम। अब यहाँ पे ना फिजिक्स के साथ थोड़ी ज्योग्राफी भी आती है। अगर आपने ज्योग्राफी में जीएस वगैरह पढ़ा होगा तो विंड का कंसेप्ट आपको पता होगा। विंड कैसे काम करता है, सन की लाइट जब पड़ती है एयर पे तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है वहाँ एयर मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और टूट के जो हल्के हो जाते हैं तो वो एयर क्या होता है, ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, वो ऊपर की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट घर के अंदर लग रहा है। घर के अंदर क्या है, प्रेशर एक होता है अंदर रूम के अंदर, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से जो इन घर का, रूम का अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी वार्म हो जाता है। और जब अंदर का एनवायरनमेंट वार्म हो जाएगा तो एयर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ब्रेक होंगे और हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, और वो जो एयर है ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगा। हल्का हो जाएगा तो वो ऊपर मूव करेगा, और जब वो ऊपर मूव करेगा तो वहाँ उसको चाहिए एक एग्जिट पॉइंट बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो वेंटिलेटर्स इसीलिए लगाए जाते हैं। जो एग्जॉस्ट होते हैं वो घर के ऊपर की कोने में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वहाँ से वो वार्म एयर बाहर निकाल दे। जब वार्म एयर बाहर निकल जाएगा तो फ्रेश एयर जो होता है वो अपने आप रास्ता बना के घर के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कंसेप्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एलपीजी इज मोस्ट लिक्विफाइड क्या। स्टेटमेंट ए है हाइड्रोजन, स्टेटमेंट बी है ऑक्सीजन, स्टेटमेंट सी है ब्यूटेन, या स्टेटमेंट डी मीथेन। तो एलपीजी सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्यूटेन या मीथेन। तो इसका राइट आंसर है आपके साथ स्टेटमेंट सी, ऑप्शन सी ब्यूटेन। अब एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। पहला फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन गैस होता है। इसके साथ कुछ और चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपेन नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, यहाँ पे है सिर्फ ऑप्शन सी ब्यूटेन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर लो। जो बादल होते हैं वो एटमोसफियर में फ्लोट करते हैं, क्यों, क्या उनमें कम होता है। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी प्रेशर, या ऑप्शन डी डेंसिटी। तो किन इनमें से, गिवन ऑप्शन में से क्या चीज़ की कमी के कारण क्लाउड्स क्या होते हैं, वो फ्लोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेंसिटी। डेंसिटी की कमी के कारण जो बादल होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स में आ सकता है, फिर आपको कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये एवरीडे साइंस से रिलेट कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है,
द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट बिकॉज जब बादल लगे होते हैं रात में तो वो रात क्या होती है, गर्म होती है। किसके रिस्पेक्ट में, जो जब बादल नहीं होते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन द क्लियर नाइट बिकॉज स्टेटमेंट 1 है क्लाउड्स प्रिवेंट escape ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द एयर, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है ऑब्जर्व सनलाइट इन अ डे एंड रेडिएट द सेम इन मिडनाइट। स्टेटमेंट सी है क्लाउड्स मेक द एटमोसफियर डैम्प एंड जनरेट हीट। स्टेटमेंट डी है क्लाउड्स ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर विच क्रिएट्स हीट। तो क्यों क्लाउडी नाइट्स गर्म होती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लाउड्स प्रिवेंट escape ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ एयर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो अगर आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा तो इन्वायरमेंट में भी आपको मिल जाएगा, वरना आप ज्योग्राफी जीएस में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है, ज्योग्राफी में अगर आपने अल्बीडो का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो यहाँ पे इस कंसेप्ट से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो होता क्या है, जब रेडिएशन आती है, ठीक है, सन से, तो अर्थ पे स्ट्राइक करती है। अर्थ पे स्ट्राइक करने के बाद वो रेडिएशन फिर ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर की ओर मूव करती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उन्हें प्रिवेंट कर देती है उनके मूवमेंट को, वो होता है क्लाउड और वो होता है ग्रीन हाउस गैसेज भी होते हैं, फॉर एग्जांपल CO2 वगैरह। और इसी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है इसी वजह से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 क्लाउड प्रिवेंट escape ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एयर, ठीक है। तो क्लाउड क्या करते हैं, रेडिएशन के escape को प्रिवेंट करते हैं। जब वो स्ट्राइक करके ऊपर की ओर वापस जाने की कोशिश करता है रेडिएशन, तो क्लाउड्स उनको प्रिवेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। तो जो खाना होता है वो प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है, इसका रीज़न क्या है। स्टेटमेंट 1 है आपके पास वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ लोअर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। स्टेटमेंट 2 है बी है आपके पास वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट अ हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। स्टेटमेंट सी है आपके पास वाटर बॉइल्स only at 100 degrees Celsius but the heat content is higher at high pressure, ठीक है। स्टेटमेंट डी है आपके पास कन्वेंशन करंट्स आर सेट इनसाइड द कुकर। क्या कन्वेंशन करंट बन जाते हैं कुकर के अंदर, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर। अब आसान भाषा में यहाँ पे होता क्या है, देखो जितना भी आपने मटेरियल अंदर डाला है वो कांस्टेंट है, वो आपका चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। एक अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ पे फिजिक्स का एक कंसेप्ट लगता है गॉसेस लॉ। अगर आपने 11th पढ़ा साइंस से थे तो आपने पढ़ा होगा गॉसेस लॉ वगैरह, तो यहाँ पे गॉसेस लॉ का कंसेप्ट लगता है, ये आप लिख सकते हो नोट्स में। इसके अलावा होता क्या है कि अगर देखो आपका फ्लेम तो लो होता है, आपने गैस क्या किया हुआ है, लो किया हुआ है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उस लो फ्लेम की वजह से भी प्रेशर ज़्यादा बनता है और ज़्यादा प्रेशर की वजह से अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ज़्यादा प्रेशर की वजह से अंदर का प्रेशर कुकर के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कितना चेंज आता है मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बात करें कि कितना डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, तो अगर आपने फ्लेम क्या किया है 100 डिग्री सेल्सियस पे किया है तो प्रेशर कुकर के अंदर 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो इतना डिफरेंस बनता है आपका प्रेशर की वजह से, क्योंकि हाई प्रेशर जनरेट होता है प्रेशर कुकर के अंदर और उस हाई प्रेशर के कारण अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए खाना क्या होता है, जल्दी तैयार हो जाता है प्रेशर कुकर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट क्लॉथ्स इन समर बिकॉज। गर्मियों में जो वाइट कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, उन्हें पहनना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्यों। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहना भी होता है तो वाइट कपड़ों में पसीना काफ़ी कम आता है, और इसके अलावा अगर आप कोई डार्क कलर पहनते हो तो वहाँ पे आपको पसीना ज़्यादा आता है और ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा आता है। इसका रीज़न आपसे यहाँ पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 है दे रिफ्लेक्ट हीट फॉलिंग ऑन देम। स्टेटमेंट बी है दे रेडिएट हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी। स्टेटमेंट सी है दे ऑब्जॉर्ब परसिपिरेशन, या स्टेटमेंट डी दे आर सूथिंग टू द आई।
क्या वो आँख को अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमें कंफर्टेबल होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दे रिफ्लेक्ट हीट फॉलिंग ऑन देम। जो वाइट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसका आंसर यही है। और ब्लैक कलर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, इसीलिए गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वाइट कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपके सामने। अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड, कार रोड पे मूव कर रहा है और रेन वर्टिकली पड़ रही है ऊपर से। ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट 1 है, रेन विल स्ट्राइक द विंड स्क्रीन ओनली। जो रेन होता है, रेन होगा वो सिर्फ विंड स्क्रीन को स्ट्राइक करेगा। स्टेटमेंट बी है, रेन विल स्ट्राइक द फ्रंट स्क्रीन ओनली। स्टेटमेंट सी है, रेन विल स्ट्राइक बोथ द स्क्रीन, विंड और फ्रंट को। स्टेटमेंट डी है, रेन विल नॉट स्ट्राइक एनी ऑफ द स्क्रीन। ये तो होगा ही नहीं, तो ऊपर के 3 में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेन विल स्ट्राइक द फ्रंट स्क्रीन ओनली। अगर आप यहाँ कार से आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो आपने बाइक चलाया होगा, स्कूटी चलाई होगी, तो जब आप बारिश में चलाते हो तो क्या होता है, आपके फेस पे सबसे ज़्यादा रेन स्ट्राइक करती है, आपको फेस पे ज़्यादा चोट लगती है। क्यों? क्योंकि अब ये अलग है, वेक्टर का कंसेप्ट है, यहाँ पे फिजिक्स का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप कार चलाओ या बाइक चलाओगे वर्टिकल रेन में, तो आपको स्ट्राइक कहाँ करेगा, फ्रंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग। तो जो फ्रूट राइपनिंग होता है, जो फल होते हैं उन्हें समय से पहले पकाने के लिए इनमें से कौन से केमिकल का यूज़ होता है। ऑप्शन ए है एथिफोन, ऑप्शन बी एट्राजाइन, ऑप्शन सी आइसोप्रोटोन, ऑप्शन डी मालोथियन। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है एथिफोन। एथिफोन वो केमिकल है जो प्री हार्वेस्ट राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब समय से पहले, फसल कटने से पहले ही। अभी क्या होता है, अचानक जैसे आम का सीज़न है तो आम अभी पके भी नहीं होते हैं और मार्केट में आपको आम मिल जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि फ्रूट राइपनिंग किया जाता है, फलों को समय से पहले पकाया जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है एथिफोन। ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ों में, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे टमाटोज़ हो गया, शुगर बीट हो गया, फॉडर बीट हो गया, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ फलों को, सब्जियों को पकाने के लिए एथिफोन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पंजेंट स्मेल ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल्स इज ड्यू टू। जो वॉशरूम वगैरह होते हैं वहाँ पे एक स्मेल आती है, वो जो स्मेल होता है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी अमोनिया या ऑप्शन डी यूरिया। गिवन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी अमोनिया। तो अमोनिया की वजह से यूरिन में अमोनिया की वजह से यूरिन जो होता है वो स्मेल करता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी। तो स्टोरेज जो बैटरी होती है उनमें इनमें से क्या यूज़ किया जाता है। ए है आपके पास कॉपर, बी लीड, सी टीन या डी जिंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लीड। तो जो बैटरीज होती हैं उनमें लीड यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, ये तो जनरल लाइफ, देखिए यही रीज़न है। आपको लगेगा कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। आप हमेशा यूज़ करते हो, फ़ोन में यूज़ करते हो, टॉर्च में यूज़ करते हो, अलग अलग चीज़ों में आप बैटरी यूज़ होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैटरी में यूज़ क्या होता है। तो बैटरी में लीड का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक कुकिंग गैस कंसिस्ट ऑफ मोस्टली। तो जो आपके घर में जो सिलेंडर होता है, डोमेस्टिक कुकिंग गैस जो होता है, उसमें इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मोस्टली क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है मीथेन एंड इथेन, ऑप्शन बी लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ऑप्शन सी एथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन और एसिटिलीन। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, एक क्वेश्चन इससे पहले भी आया था आपके सामने, उसमें मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें जो सबसे सूटेबल है, जो सबसे मोस्टली पाया जाता है, वो लिक्विफाइड तो होगा ही,
तब ना आप जो एलपीजी बनेगा वो, तो लिक्विफाइड तो होगा ही। और ब्यूटेन हमने बताया था एलपीजी में होता है, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल क्या। तो जो परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर में, वो इनमें से किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए है क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन बी है कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन सी सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 2 है। ये क्वेश्चन जो है मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है जो करेक्ट है। जो परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर का, वो होता है क्लोराइड ऑफ कैल्शियम की वजह से और सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम की वजह से। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, इन दोनों की वजह से, देखो आपको यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम को याद नहीं रखना है, वैसे गलत कर दोगे आप। यहाँ पे आप क्या रखना है, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, ये 2 ऐसे चीज़ें हैं, सब्सटेंस है, जिनकी वजह से क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस देखा जाता है वाटर में। और जो ऑप्शन बी और डी है, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, इनकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस आता है वाटर में। तो ये जो दोनों ऑप्शन देख रहे हो आप, इनकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस आता है, और क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से परमानेंट हार्डनेस देखा जाता है वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एयर बैग यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ अ कार ड्राइवर्स कंटेन। ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और एनडीए के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट डज द एयर बैग, जो एयर बैग होता है कार आपको पता है जब कार एक्सीडेंट करती है, स्ट्राइक करती है कहीं पे, तो ये एयर बैग्स बाहर आ जाते हैं। तो उन एयर बैग्स में ऐसा क्या होता है। ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम अजाइड, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम पेरोक्साइड। तो गिवन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने यहाँ ऑप्शन बी सोडियम अजाइड। और सोडियम अजाइड जो केमिकल है, ये यूज़ किया जाता है एयर बैग्स के अंदर। अब ये इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि लगभग 50 से 100 ग्राम, अगर बात करें 50 से 100 ग्राम सोडियम अजाइड से जो एयर बैग्स होते हैं उनमें एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, और नाइट्रोजन गैस की वजह से वो आपको फूले हुए दिखते हैं, ठीक है। सोडियम अजाइड वो केमिकल है जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है उस एयर बैग में, ठीक है, और तब आपको वो चोट लगने से प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। तो इनमें से वो कौन से प्रोफेशनल्स हैं जिनके काम की वजह से उनके डीएनए में, जो सेल जो है उनके डीएनए में चेंजेस देखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है रिसर्चर्स फ्रॉम कार्बन 14 आइसोटोप, स्टेटमेंट बी है एक्सरे टेक्नीशियन जो होते हैं, सी है आपके पास कोल माइनर, और डी है डायर एंड पेंटर। इनमें से वो कौन से प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखे हैं, आपको खुद से दिमाग लगाना है, चूज करना है कि चारों में से एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 या 4 हो सकते हैं। आपको यहाँ पे सोचना है कि कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से पर्सन के सेल्स जो है डीएनए में, उनमें चेंजेस आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने ऊपर के 3। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है यहाँ पे। तो ये तीनों ही जो प्रोफेशनल्स हैं, इन तीनों के काम की वजह से इनके बॉडी में सेल्स के डीएनए में क्या होगा, चेंजेस हो सकते हैं, परमानेंट चेंज देखे जा सकते हैं, ठीक है। जो नीचे का, अच्छा देखो ऊपर में तो चेंजेस होते हैं। ऑप्शन सी में क्या होता है, ऑप्शन सी में कोल माइनस जो होते हैं उनके, ऐसा देखा गया है कि जनरली उनको उनके काम की वजह से कैंसर ज़्यादा हो जाता है। तो कैंसर भी क्या है, एक चेंज है, परमानेंट चेंज है, ठीक है। ऑप्शन जो डी है डायर एंड पेंटर्स, इन्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो डायर होते हैं, जो डाई करते हैं, जो पेंटर होते हैं, जो पेंट करते हैं, उनमें भी केमिकल होता है। तो उनके केमिकल की वजह से उनके जो अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उन्हें ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे परमानेंट चेंज करना मतलब क्या हुआ, इनकी वजह से इनके बॉडी में म्यूटेशन देखा जा सकता है, ठीक है। एक्समैन नहीं बन जाएंगे ये, लेकिन इनके बॉडी में कुछ म्यूटेशन देखे जा सकते हैं जो पहले नहीं थे, जो अब नए हैं, और वो परमानेंट रह सकते हैं उनकी जनरेशन में। ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे उन्हें सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्लू मून फिनोमेना अकर्स। जो ब्लू मून का फिनोमेना होता है वो क्यों अकर होता है, वो क्यों देखा जाता है। स्टेटमेंट 1 है आपके पास, व्हेन 2 फुल मून्स अकर्स इन अ सेम मंथ। सेम मंथ में अगर 2 फुल मून दिखने को मिले तो उसे ब्लू मून फिनोमेना कहते हैं। स्टेटमेंट बी है आपके पास, व्हेन 4 फुल मून्स अपीयर्स इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ द सेम कैलेंडर ईयर। मतलब 2 महीनों में 4 फुल मून देखने को मिले तो ब्लू मून कहेंगे उन्हें। स्टेटमेंट सी है, व्हेन 2 फुल मून्स अपीयर इन द सेम मंथ थ्राइस इन अ कैलेंडर। जब 2 फुल मून 3 बार आ जाए एक ही महीने में, मतलब 6 बार, तो क्या इसे ब्लू मून फिनोमेना कहेंगे। स्टेटमेंट डी है, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, व्हेन 2 फुल मून्स अगर इन द सेम मंथ। जब एक महीने के अंदर अंदर, ठीक है, मतलब अगर आज हुआ है तो आज से अगले 30 दिनों के अंदर अंदर अगर दोबारा एक फुल मून देखने को मिले तो उसे ब्लू मून फिनोमेना कहते हैं। 1999 में 1999 में ये देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा। तो जो आपके आंख का जो रेटिना है उन्हें जो आप कैमरा जो होता है, कैमरे के किस पार्ट से आप कंपेयर कर सकते हो। ए है आपके पास फिल्म, बी लेंस, डी शटर या डी कवर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेंस। ठीक है, जो आपके कैमरे का जो लेंस होता है वो उसे आप अपने आंख के रेटिना से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमिनोसेंटोसिस इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन। जो एमिनोसेंटोसिस है ये किसके लिए काम किया जाता है, इस मेथड का यूज़ कहाँ होता है। ऑप्शन ए है फ्यूटल सेक्स डिटरमाइन करने में, ऑप्शन बी है काइंड ऑफ अमीनो एसिड, या ऑप्शन सी है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन, ऑप्शन डी है टाइप ऑफ हार्मोन्स। क्या एक टाइप ऑफ हार्मोन है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्यूटल सेक्स डिटरमाइन करने में। तो जो प्री डिलीवरी जो टेस्ट होता है जो लोग करवाते हैं कि जो बेबी है वो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, तो ये डिटरमाइन करने में एमिनोसेंटोसिस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके और भी यूज़ है जो, लेकिन जो सबसे कॉमन यूज़ है वो है फ्यूटल सेक्स डिटरमाइन करने में। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय। जो आप फल रखते हो, सब्जियां रखते हो फ्रिज के अंदर, तो वो जो मेथड है रेफ्रिजरेशन का, ठंडा करने का, चीज़ों को ठंडा करके प्रिजर्व करने का, वो क्यों होता है, वो प्रिजर्व कैसे हो जाता है। तो ऑप्शन ए है किलिंग द जर्म्स। आपका जो रेफ्रिजरेशन जो है, ठंडा करने का जो प्रोसेस है, वो जर्म्स को किल कर देता है। स्टेटमेंट बी है रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या वो जो बायोकेमिकल रिएक्शन करना होता है एटमॉस्फेयर से चीज़ों को, वो उस प्रोसेस को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। या स्टेटमेंट सी है डिस्ट्रॉइंग एंजाइम एक्शन, या स्टेटमेंट डी है सीलिंग द फूड विद अ लेयर ऑफ आइस। या जो उन पे परत चढ़ जाती है, बर्फ़ की ठंडी लेयर चढ़ जाती है, उसकी वजह से खाना जो होता है वो आपका प्रिजर्व रहता है लंबे समय के लिए। इसका राइट आंसर आपको चूज़ करना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो रेफ्रिजरेशन होता है, जो टेम्परेचर आप वहाँ पे लो कर देते हो, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट है आपका, जो आइटम है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाता है एटमॉस्फेयर में जो मौजूद गैसेस हैं, जो चीज़ें हैं उनके साथ। तो इन चीज़ों को रिड्यूस कर देता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को रिड्यूस कर देता है। इसकी वजह से जो फूड आइटम है, जो चीज़ें हैं आपकी खाने पीने की, वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेंडुलम क्लॉक इज स्लोअर इन समर बिकॉज। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है आपके पास डेज इन समर आर लार्ज। जो घड़ी जो होता है, आपने देखा होगा पेंडुलम घड़ी, जो पेंडुलम घड़ी जो होती है, इसमें पेंडुलम मूव करते रहता है लेफ्ट राइट करके। वो कह रहा है कि ये क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि पेंडुलम लॉक जो होता है, क्लॉक जो होता है, उनका पेंडुलम स्लो मूव करता है गर्मियों में। ऑप्शन ए है डेज इन समर आर लार्ज, ऑप्शन बी है ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द कॉइल, या ऑप्शन सी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस, या ऑप्शन डी वेट ऑफ द पेंडुलम चेंजेस। इसका राइट आंसर क्या है आपको यहाँ पे बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस। तो गर्मियों में क्या होता है, एक्सपेंशन देखा जाता है चीज़ों में,
आयरन में भी देखा जाता है। यही वजह है जो कि रेल की जो पटरियाँ होती हैं ना, तो जब जॉइंट किया जाता है दो पटरियों को तो उनके बीच में थोड़ा गैप चला जाता है। वो गैप इसीलिए होता है कि गर्मियों में एक तो गर्मी होती है, ऊपर से जो ऊपर फ्रिक्शन जो होता है ट्रेन के, जब ट्रेन चलती है तो उनकी वजह से पटरी जो आपकी पटरियाँ हैं उनकी लेंथ थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो वो बढ़ने के लिए वो जो लेंथ बढ़े गर्मियों में, इसकी वजह से उसमें बीच में गैप चढ़ जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि जो वायर केबल्स जो होती हैं आपके घरों में, जो केबल्स वगैरह आती है, वो केबल को टाइटली नहीं बांधा जाता है। आपने देखा होगा वो कर्व के जैसे, फॉर एग्जांपल आपने बिजली के खंभे देखे होंगे, जो बड़े बड़े खंभे होते हैं उनमें जो एक जो पोल है उस दूसरे पोल से जाने जब तार बंधी होती है वो कर्व में बंधी होती है, ना कि बिल्कुल स्ट्रेट में। जबकि स्ट्रेट में बांधे तो बहुत ही कम वायर लगेगी, लेकिन फिर भी कर्व में लूज बांधा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या होंगे, गर्मियों में एक्सपेंड करेंगे और ठंडियों में कंप्रेस्ड हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से ये ब्रेक हो सकती है। ठीक है, ये ब्रेक हो सकती है, इसीलिए लूज छोड़ा जाता है, इसीलिए ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उनमें गैप छोड़ जाता है। और यही कारण यहाँ पे है कि पेंडुलम की लेंथ जो होती है वो गर्मियों में थोड़ी बढ़ जाती है, इसीलिए ये स्लो हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन आइस मेल्ट्स देन, जब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या देखा जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा या मास डिक्रीज करेगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, बर्फ़ लो, बर्फ़ को मेज़र कर लो, उसका वेट मेज़र कर लो, जब वो मेल्ट होगा तो देखना कि वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ करेगा, उसका जो लेवल होगा अंदर मेल्ट करने के बाद, पानी बनने के बाद वो लेवल नीचे चल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा। मास में कोई चेंज नहीं आएगा, मास वही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम आपको डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो ये थे आज के टॉप 20 एवरीडे साइंस से क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पिछले साल आए थे, तो इस बार भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। इसका एक और पार्ट आने वाला है, उस पार्ट में हम लोग इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 20 MCQ देखने वाले हैं। ऐसी अलग अलग सीरीज़ में मैं आपको EPFO एग्ज़ाम के लिए पहले अच्छे से तैयार कर दूँगा। तो तब तक के लिए आपको करना क्या है, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल आपको सपोर्टिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो की PDF आप ले सकते हो री-अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। और इतना करने के बाद आपको बस एक चीज़ करनी है कि आप स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।